नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। बिहार में सूखे के क्षेत्र की पहचान करें। बिहार में सूखा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। सूखे को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 टाइप के प्रश्न की डिमांड की जा रही है कि इसका आपको पूरा डिटेलिंग आंसर करने का प्रयास करना है। 38 नंबर का पूछा जाता है ये प्रश्न और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आपको परिचय के रूप में सूखा की स्थिति को बताते हुए चलना है बिहार के संदर्भ में, और खासकर थोड़ा बहुत इशारा कर देना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, किस प्रकार से इसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग करते हुए इसको यहाँ पे बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे बताना है बिहार में सूखा प्रभावित क्षेत्र। जब सूखा प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली जाएगी तो वहाँ पे बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार इसके लिए प्रयास नहीं कर रही है, बिहार सरकार भी यहाँ पे इसके लिए प्रयास कर रही है, कुछ योजनाओं को यहाँ पे चलाने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे उसको आप बताने की कोशिश करना है बिहार सरकार द्वारा योजना, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में ठीक है टिप्पणी कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल अब फ्री है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका निष्कर्ष होना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे परिचय में सूखा की बात करते हैं। ठीक है, तो सूखा देखिए बहुत ही भयानक स्थिति होती है किसी भी राज्य के लिए। अगर देखा जाए तो बिल्कुल यह डेंजर जोन है, डेंजर जोन है। सबसे बड़ी जो इसकी समस्या होती है सूखे की वजह से, देखिए अधिकतर लोगों का पेट नहीं भर पाता है। सोच पा रहे हैं, पेट नहीं भरेगा, बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। उसके बाद से बिहार जैसे राज्यों में ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे रोल प्ले करता है। खासकर कोविड के बाद से देखा जाए तो भी बिहार एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कार्य करते हुए नज़र आ रहा है, और वैसे में अगर सूखा आ जाए तो समस्या यहाँ पे राज्य सरकारों को होगी ही होगी। अब यही आपको यह बताने की कोशिश करना है कि बिहार में अगर देखा जाए तो टोटल जो भौगोलिक एरिया है 100% में देखा जाए तो लगभग 30% ऐसा एरिया है जहाँ पे सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, और जहाँ पे सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं यहीं पे आपको बेहतरीन मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सूखा वाला क्षेत्र है तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे कारण हो सकता है। जैसे कि ज्योग्राफी वगैरह में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि वर्षा की मात्रा को निर्धारित करने वाला कोई एक कारक नहीं होता है, बहुत सारा कारण होता है। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा बिहार की जो भौगोलिक अवस्थिति है। जो बिहार की जो भौगोलिक जो अवस्थिति है इसमें बड़ी मात्रा में आपको क्षेत्रीय विविधता देखने के लिए मिल जाएगा। क्षेत्रीय विविधता, अब इसका मतलब आपको ठीक है क्या समझना है। क्षेत्रीय विविधता का मतलब कि जैसे जगह जगह पे जो स्थलाकृति है, उसकी संरचना है, बनावट है, अलग अलग आपको दिखाई देगी। जैसे कि उत्तर बिहार की बात करें, अधिकतर मैदानी इलाका है, ढलानी इलाका है, हिमालयन वाला क्षेत्र है। वहीं दक्षिण बिहार की हम लोग बात करें तो बहुत सारे पर्वत पठार भागलपुर से शुरू होकर पूरा पूरा इधर पश्चिम बिहार तक आएगा। तो दक्षिण बिहार में मानसून पूरी तरीके से इंटर नहीं कर पाता है। तो ये होती है क्षेत्रीय विविधता। इसकी वजह से देखेंगे तो बड़े मात्रा में यहाँ पे वर्षा का असमान वितरण हो जाता है, असमान वितरण हो जाता है, और इसीलिए तो बोला जाता है उत्तर बिहार जहाँ बाढ़ से प्रभावित होता है वहीं दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित होता है। अब जब कारण है यहाँ पे तो इसका उपाय भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो इसको छोड़ा जा नहीं सकता है। अब इस उपाय में आपको बताना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए चाहे बेहतरीन बीज हो, बेहतरीन फसल प्रबंधन हो, या फिर सिंचाई का साधन हो, जो भी नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है बेहतरीन डेटा के लिए। किस प्रकार से कर सकते हैं यही आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो कुछ हम लोग डेटा की बात कर लेते हैं। जैसे कि बिहार में अगर देखा जाए एवरेज वर्षा देखा जाए तो लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान होगा। जैसे ये जो पूर्वी बिहार है, उत्तरी बिहार का जो बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे भारी वर्षा देखने के लिए मिल जाएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक। वही अगर हम लोग बात कर रहे हैं इधर पश्चिमी बिहार और दक्षिण पश्चिमी बिहार का ये जो एरिया है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा में कमी दिखाई देगी 100 सेंटीमीटर के आसपास। वहीं बिहार का लगभग अगर 33% एरिया ऐसा है जहाँ पे वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे कम होती है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि
परसेंट जो एरिया है इन किन क्षेत्रों में होगा, ये बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दक्षिण बिहार के एरिया में। दक्षिण बिहार के एरिया में जैसे कि कुछ क्षेत्र है, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद, नालंदा, इधर भागलपुर से देखा जाए तो लगभग लगभग इधर, ठीक है, रोहतास कैमूर तक ये जो बड़ा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा आपको यहाँ पे, ठीक है, सूखे की समस्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सूखे की समस्या देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों में खनिज संसाधन वाला क्षेत्र भी मौजूद है, तो इसीलिए अगर कंपेरिजन किया जाए, अगर डेवलपमेंट की स्थिति की बात किया जाए उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का, तो दक्षिण बिहार, ठीक है, उत्तर बिहार के कंपेरिजन में पूरा पूरा एक डेवलप स्टेज में दिखाई देगा। चाहे हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, लिटरेसी की बात कर लें। लिटरेसी में आज भी देख पा रहे हैं यहाँ पे रोहतास नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है, लिटरेसी के रेट में नंबर 1 कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में बिहार में आता है। तो मैं बातें सब क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं बातें बता रहा हूँ इसी ले रहा हूँ कि ये नहीं आपको समझना है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो ये क्षेत्र बहुत पीछा होगा। बहुत सारा डेवलप जो बिहार का जो स्टेट है यहाँ पे, सॉरी, बिहार का जो डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण बिहार में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में किसान लोग भी रहते हैं, और जब किसानों का जब फसल अच्छा नहीं होगा, सूखे की स्थिति रहेगी, तो किसानों की समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। और इसी की वजह से तो आता है ना, यहाँ पे गरीबी आएगा, समाज में जो असमानता आएगा। और अभी बहुत सारी रिपोर्टों ने यह ज़रूर बता दिया है कि बिहार में या फिर पूरे भारत में गरीब वाले और गरीब हो रहे हैं, अमीर वाले और अमीर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको बड़े पैमाने पर इसको सोचना है, इसके इम्पैक्ट को देखने का प्रयास करना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इधर उत्तर भारत की, ठीक है। तो उत्तर भारत में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे वर्षा होती ही होती है, खासकर, ठीक है, जब कुछ बड़े स्तर पे कुछ बड़ी घटनाएं होती है, जैसे कि एल नीनो का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। एल नीनो देखा जाए तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे सूखा लाता है। सूखे के साथ साथ जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पे तो एकदम मतलब बाढ़ जैसी भयानक स्थिति पैदा कर देगा, जैसे कुछ साल पहले केरला वगैरह क्षेत्रों में देखने के लिए मिला था। तो एल नीनो जब भी यहाँ पे मजबूत होगा तब भी वर्षा के सामान्य ढांचे को बदलने का प्रयास करेगा, और उसमें भी यहाँ पे सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज से लगभग 5-6 साल पहले अगर बिहार में देखेंगे तो एल नीनो का इफेक्ट था, भारी मात्रा में उत्तर बिहार का भी जो क्षेत्र था ये प्रभावित था ही। तो उत्तर भारत में माना जाता है कि लगभग 25% ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एल नीनो का इफेक्ट देखा गया था। तो समस्या रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब कि उत्तर बिहार, चाहे हम लोग दक्षिण बिहार की बात कर ले, हर जगह बेहतरीन मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी ही होगी, तभी जाके इस सूखे जैसी समस्या से निपटा जा सकता है। अब यही कारण है, आप जनरली आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब जब सूखे की समस्या उत्पन्न हो रही है तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, जो सिस्टम है यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। लोगों को यहाँ पे समस्या यानी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, और यही है इसके कई सारे यहाँ पे कारण यहाँ पे मौजूद हैं। सामान्य कह सकते हैं कि असामान्य वर्षा हो जाएगा। असामान्य वर्षा के साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, मिट्टी की बेहद खराब कह सकते हैं कि प्रबंधन हो जाएगा। इसके अलावा जल धारण की क्षमता हो जाएगा। ऐसे अधिक आपको कारण दिखाई देंगे जिसकी वजह से सूखा अधिक यहाँ पे भयावह का रूप ले लेता है। सूखे से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ पे भूमिका क्या हो सकती है, थोड़ा बारी बारी से इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 9-10 जो भी यहाँ पे फैक्टर है, सबको थोड़ा हम लोग तेज़ी से देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से आपको यहाँ पे लिखने का प्रयास करना, पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग करके। अब ये जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, डेटा के मामले में बहुत ही एक्यूरेट डेटा देता है यहाँ पे। अब आसानी से इसका जो प्रयोग है हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में, या फिर जो भी यहाँ पे वर्षा की मात्रा को जानने में, कहाँ पे कितना जल है इसकी मात्रा को जानने में। और अभी एक रिमोट जो, ठीक है, सेंसिंग सैटेलाइट के तहत भेजा गया है जिसका नाम है मेघा, ध्यान रखिएगा, मेघा, ठीक है, नाम ही है इसका मेघा ट्रॉपिक्स, ठीक है। ये कार्य क्या करेगा, तो यहाँ पे आसानी से जल चक्र को बता देगा। इसके अलावा आसानी से ये ऊर्जा को ये बता देगा। तो बहुत अच्छा सैटेलाइट है मेघा। इसके माध्यम से एक्यूरेट जो भी यहाँ पे
समझिए जो डेटा आ रही है, खासकर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सूखा के लेके, तो जल चक्र को कहाँ पे किस मात्रा में कितनी जल है, वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, जो भी डेटा आएगा इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य सरकारों के प्रोवाइड कर दी जाएगी और राज्य सरकार इस डेटा के माध्यम से कोई भी योजना, सोचिए कोई भी योजना यहाँ पे बना सकते हैं। किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए भी ये माइक्रो लेवल पे किसी भी योजना को यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब राज्य सरकार जब योजना बनाएगी तो हमेशा ही देखेंगे यहाँ पे अर्थमितीय मॉडल को ध्यान में रखेगी, अर्थमितीय मॉडल को ध्यान में रखेगी। इस पे बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो जो चीज़ों पे बल दिया जाता है, तो पहला है यहाँ पे उपभोग, दूसरा है यहाँ पे उत्पादन, अर्थात यहाँ पे भी आपको डिमांड एंड सप्लाई का खेल देखने के लिए मिलेगा। कितना डिमांड है, कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ज़रूरी होगा ना कि किस चीज़ की कितनी यहाँ पे मात्रा की ज़रूरत होगी, कहाँ पे किस फसल को कितना लगाया जाए, कितना प्रोडक्शन होगा, तभी तो उसका यूजेज यहाँ पे हो पाएगा। नहीं तो आए दिन आप लोग देखते होंगे मार्केट में कभी प्याज ही ख़त्म हो गया, कभी दाल ही ख़त्म हो गया, फिर वैसे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, बिचौलियों की चांदी हो जाती है। तो एक शानदार रणनीति यहाँ पे बनाना जरूरी हो जाता है और इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग करके इसका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ठीक है कर सकते हैं कि योजना बनाया जा सकता है। जो भी है वर्षा की मात्रा, वितरण और सबको ध्यान में रख के यहाँ पे पूर्वानुमान के आधार पर योजना बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रबंधन भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग, इसका मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ इजरायली कृषि पद्धति को, कि इजरायली में देखेंगे, इजराइल में वहाँ पे तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जहाँ पे ठीक है राजस्थान का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे भी ठीक है लगभग इसी के आसपास वर्षा होती है या फिर नहीं ही होती है। फिर भी वहाँ पे देखेंगे इजराइल में तो प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है अधिक देखने के लिए मिलेगा। कारण क्या है? तो बेहतरीन सिंचाई प्रणाली, उन्होंने सिंचाई पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया, खाद उर्वरक का प्रयोग किया। यही तो सब कारण होता है। तो भारत में भी इसका प्रयोग करना चाहिए, बिहार में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में आप लोगों ने नाम जरूर सुना है आपका, टपकन विधि, ध्यान रखिएगा, टपकन विधि इसे बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। दूसरा होता है यहाँ पे ठीक है स्प्रिंकल, इसी को बोला जाता है फुहारा विधि, फुहारा विधि। तो इसके माध्यम से कम पानी में फसलों को उगाया जा सकता है, बेहतरीन प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है यहाँ पे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है कॉस्ट की। अधिकतर कॉस्ट होने की वजह से किसान यूज नहीं कर पाते हैं। जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बड़ी मात्रा में सब्सिडी यहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि किसान इसका प्रयोग करें और कम से कम पानी में यहाँ पे ठीक है फसलों के प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ा सकें। तो ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग। अब इसी के माध्यम से यहाँ पे आसानी से इसमें समझ पा रहे हैं, यहाँ पे उर्वरक भी डाल सकता है। अब देख रहे हैं ना टपकन विधि, प्रति बूंद एक एक बूंद में अगर उसमें उर्वरक यहाँ पे डाल दिया जाए पूरे पानी को ठीक है रख के, तो जो भी उर्वरक है पानी के साथ पौधों की जड़ में जाएगा, तो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वेस्टेज यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा है यहाँ पे वर्षा जल संचयन तकनीक। ये तो बहुत ही ठीक है कह सकते हैं कि पुराने समय से किया जा रहा है। जैसे कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। बिहार में नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा आहर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पॉइन विधि। आहर में यहाँ पे क्या होता है तो देखेंगे तो तीन तरफ से जो एरिया है इधर 1 2 3 ठीक है कुछ इस टाइप का तटबंध होता है और बीच में बड़ा यहाँ पे तालाब होता है। तो जब इसमें से पानी भर जाएगा पूरी तरीके से, तो इसी में एक पॉइंट बनाया जाएगा, कच्चा नाला के रूप में समझ सकते हैं। और इस पॉइंट के माध्यम से जो भी तालाब के एकत्रित पानी को निकाल के अलग अलग खेतों में यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये बहुत कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ठीक है विधि है। वर्षा के दिनों में तालाब को भर लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे पानी की कमी हो रही है यहाँ से यूज करते रहिए। उसके अलावा अभी मॉडर्न समय में देखेंगे, अभी आधुनिक समय में यहाँ पे खासकर राजस्थान के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यहाँ पे ठीक है इसका यूज किया जाता है। जैसे कि वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का संचयन,
राजस्थान में देखेंगे तो भू रिचार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वर्षा जल को बहुत बड़े टैंक वगैरह में, ठीक है, हौदी टाइप का बना के रखा जाता है और बहुत फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, वर्षा जल शुद्ध होता ही होता है, उसका डायरेक्ट यहाँ पे कंज्यूम किया जा सकता है। तो वर्षा जल का संचयन यहाँ पे बिहार में भी किया जा सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उस टाइप का भवन, ठीक है, डिजाइन किया जाए कि सोच पा रहे हर एक छत में देखेंगे वर्षा के दिनों में जब बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। बहुत सारा जो पानी है, ठीक है, सीधे जाके नदी नालों में मिल के, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। अब उसी पानी को सोचिए यहाँ पे, अगर ये भू जल को यहाँ पे भूमि स्तर को रिचार्ज करना है तो इस पानी को अंदर डालना होगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से कार्य करे, हर जगह कार्य करे। तो इसको यहाँ पे कार्य करने का जो प्रयास कर रहा है बिहार की जो एक एजेंसी है, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड। इसके अनुसार अभी तक माना जा रहा है कि लगभग 8,000, लगभग 7940, ध्यान रखिएगा 7940 वर्षा जल संचयन इकाइयों की स्थापना पे बल दिया जा रहा है। और इंजीनियरों के द्वारा माना गया कि अभी तक लगभग 3668 सरकारी भवनों की पहचान भी कर ली गई है, जो भी भवन वगैरह है, ठीक है, जहां से आसानी से वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। भू जल को रिचार्ज करने के लिए उस पानी को नीचे भेजा जा सकता है। बहुत ही भी शानदार तकनीक है, इसे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिहार सरकार ने योजना बनाई है जो कि वर्षा जल संचयन तकनीक भी उसमें यहाँ पे शामिल है। ध्यान रखिएगा, वर्षा जल संचयन भी तकनीक भी इसमें शामिल है, ठीक है। और जल ही माना जाता है कि बिहार सरकार भी वर्षा जल संचयन पर कानून भी लाने वाली है। तभी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि जो तालाबों का, नदियों का एकदम जनगणना किया जा रहा है, ठीक है, केरला जैसे राज्यों ने, ठीक है, जल को लेकर भी कानून लाया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे वैकल्पिक फसल रणनीति, या फिर इसी को बोला जाता है आकस्मिक फसल योजना। अब यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समय के साथ परिवर्तन। अब ये नहीं कि अब समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो लातूर का जो एरिया है, जो, ठीक है, कह सकते हैं कि काली मिट्टी वाला, काली मृदा वाला क्षेत्र है यहाँ पे दक्षिण में, यहाँ पे क्या है तो फसल पैटर्न को लोग चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमेशा लोग कमर्शियल फसल, गन्ने को यहाँ पे लोग उपजा रहे हैं, और गन्ने को उपजाने के लिए लगभग कम से कम, ठीक है, तो 150 से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी। उतनी पानी है नहीं, और ये लोग नीचे से पंप सेट के माध्यम से इतनी बड़ी मात्रा में भूजल का वहाँ पे दोहन हुआ है कि वहाँ पे पीने तक का आज देखिए स्वच्छ पानी मौजूद नहीं है। तो समस्या है कि नहीं है, जब पानी नहीं है तो क्रॉप पैटर्न को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये कृषि में भी ये बात क्या होती है, पूरी तरीके से यहाँ पे लागू होती रहती है, ठीक है। तो बिहार में यहाँ पे इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी भी देखिए, ठीक है, भू जल स्तर बहुत अधिक गिरा नहीं है। हालांकि दक्षिण बिहार में थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, उत्तर बिहार में ठीक है। तो बिहार में जब भी सूखा आ रहा है तो पंप सेट का प्रयोग किया जाए। अब पंप सेट का प्रयोग करने के लिए बिहार सरकार यहाँ पे अतिरिक्त विद्युत शक्ति को यहाँ पे दे सकती है, सब्सिडी के माध्यम से, ठीक है, बिजली बिल को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, उर्वरक की अच्छी किस्मों का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैकल्पिक स्रोत के रूप में, जहाँ पे कह सकते हैं कि सूखा वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे ये इसको अपनाया भी जा रहा है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो जिला है, जैसे कि नवादा हो गया, नवादा के साथ साथ गया हो गया, गया के साथ नालंदा हो गया। इन सारे जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे वैकल्पिक फसल या फिर आकस्मिक फसल योजना को प्रोत्साहन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब इसी में कुछ इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक बीज भवन की स्थापना की गई है, सामुदायिक बीज भवन, उर्वरक बैंक की स्थापना की गई है ताकि सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी, ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी। तो सूखा प्रबंधन के लिए भी एक बहुत कह सकते हैं कि शानदार रणनीति हो सकता है।
जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से यहाँ पे नंबर 1 ध्यान रखिए, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक रूप से तैयार की गई फसलों को बहुत ज़रूरी है इसका प्रबंधन करना। कुछ साल पहले आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि जो सरसों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप आया भारत में, जो आया बड़ी मात्रा में, वो उसमें ठीक है कीटनाशक कीट वगैरह लग गए, बहुत ही किसानों को उसमें नुकसान हुआ। तो जितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे आ रहा है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इसमें, ठीक है, जो भी यहाँ पे रोग लग रहा है, ठीक है, रोग लग रहा है, तो रोग का यहाँ पे नियंत्रण करना, रोग का यहाँ पे नियंत्रण करना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है। जो भी पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग नो डाउट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सूखे की सहनशीलता में वृद्धि भी किया जा सकता है इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, ऐसा कुछ फसल तैयार कर लिया जाए जिसकी पानी की जो दक्षता है, ठीक है, बहुत अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि नहीं हो, बहुत अधिक मतलब पानी में ये सब चीज़ नहीं हो, कम से कम पानी में हो जाए। तो इस तरह का प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि इसका छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, सूखा सहेचड़ू चावल, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल जहाँ पे पानी का बहुत कम कंजप्शन हो, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे एक्वापोनिक्स का मतलब है, एक्वा मतलब पानी, पोनिक्स माने जो भी ग्रीनरी, जो वेजिटेबल सब्जियाँ होती हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे मछली। ध्यान रखिएगा, मछली, फिश, मछली। तो यहाँ बेसिकली 3 चीज़ों का यहाँ पे सामंजस्य है। नंबर 1 हो जाएगा पानी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे मछली, और मछली के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा सब्जियाँ। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तीर से 2 निशान, अर्थात इस पानी का उपयोग करते हुए बड़ी मात्रा में आसानी से एक्वापोनिक सिस्टम को बना के मछली का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, सब्जियों को भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है। अब ये कैसे किया जाता है, थोड़ा इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके लिए हो सकता है कि ठीक है, जो बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना हो, कमर्शियल यूज के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। छोटे लेवल पे इसको आसानी से टैंक वगैरह के माध्यम से किया जा सकता है। पॉलीथीन वगैरह, जो व्हाइट पॉलीथीन होता है, उसको बना के तैयार किया जा सकता है। इसमें 2 टैंकों की ज़रूरत होती है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा टैंक नहीं, छोटा छोटा टैंक भी यहाँ पे काम कर जाएगा। एक टैंक में यहाँ पे मछलियों को डाल दिया जाएगा। अब मछलियों को जब डाला जाएगा तो मछलियों का जो भी यहाँ पे वेस्ट होगा, ध्यान से देखते चलिए, मछलियों का जो भी यहाँ पे वेस्ट होगा, कचरा इनका होगा, ये जो वेस्ट होगा बिल्कुल खाद का काम करेगा, ठीक है। और खाद का काम करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे जो अमोनिया है इनका, जो भी मल वगैरह है, ठीक है, अमोनिया को पूरी तरीके से यह नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ पे नाइट्रेट पौधों को मिलता रहेगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे पौधों के लिए यहाँ पे मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। एक्वापोनिक सिस्टम का सबसे बड़ी खासियत है, मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे तैरता हुआ कार्डबोर्ड यहाँ पे चाहिए, कार्डबोर्ड लगा दीजिए और यहीं से फिर फसल उगना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, बीज वगैरह डाल के, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी, ठीक है, कह सकते हैं कि कचरा वाला जो पानी है, जिसमें मछलियों का जो अवशेष है, नाइट्रेट मिला है, पौधों के पास जाएगा, फिर पौधे उसको ग्रहण करके पानी को साफ कर देंगे। फिर ये पानी आएगा दूसरे टब में यहाँ पे स्वच्छ पानी, और फिर यह स्वच्छ पानी जब आएगा मछलियों के पास। तो ये पूरा एक रिसाइकलिंग प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल रही है एक्वापोनिक सिस्टम के तहत, जिसके तहत आसानी से बड़ी मात्रा में मछली और सब्जियों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके इसके आकार को बढ़ाया जा सकता है और कमर्शियल पर्पस के लिए भारी मात्रा में, ठीक है, कम सकते हैं कि कम दस्ता में, समझ रहे हैं ना, जल की कम से कम मात्रा में इसका बड़े मात्रा में यहाँ से प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिगेशन का मतलब यहाँ पे खाद डालने की विधि। बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। सपोज करिए यहाँ पे जो खाद यहाँ पे डालते हैं हम लोग, सीधे ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, पौधों के जोड़ों में नहीं पहुँच पाता है, पौधों के जो शाखा होती है उसी में ढेर सारा खाद यहाँ पे फंस जाता है। तो ज़रूरी होता है यहाँ पे खाद डालने की जो विधि है, सपोज करिए अगर यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन को अपनाया गया है, तो जो भी पानी का जो, ठीक है, जो कह सकते हैं कि मतलब डब्बा होगा जहाँ से पानी आ रहा है, उस पर, ठीक है, एक बड़ा यहाँ पे घोल बना दिया जाए। घोल बनाने का मतलब है यहाँ पे कि पानी के साथ साथ जो भी उर्वरक है, उर्वरक को यहाँ पे मिला दिया जाए और
पौधों की जड़ों में टपकन विधि के माध्यम से टप टप करके डाला दिया है, वो तो यहाँ पे जो उर्वरक होगा वेस्ट नहीं होगा, पानी भी वेस्ट नहीं होगा, सीधे ही वो पौधों के क्या होगा, ये जड़ों में जाएगा, पौधों की जड़ों में जाएगा और यहाँ पे फिर से प्रोडक्शन क्या होगा, अधिक यहाँ पे होगा ही होगा। तो इससे माना जाता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे जो ये इफ़िशियंसी 80 से 90% तक यहाँ पे इसकी इफ़िशियंसी यहाँ पे बढ़ जाती है, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सूखे क्षेत्र में पीडीएस प्रणाली में बायोमेट्रिक सिस्टम, अब ये थोड़ा सा लीक से हट है कि जहाँ भी सूखा क्षेत्र है, देखिए पीडीएस प्रणाली तो हर जगह चलाया जा रहा है, लेकिन सूखे क्षेत्रों में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लक्षित लोगों तक इसको यहाँ पे पहुँचाया जाए। भूखे से मर रहे हैं सोचिए यहाँ पे, और वैसे में पीडीएस प्रणाली में अगर लीकेज आ रहा है तो कितनी समस्या होगी। इसीलिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाए ताकि लीकेज की समस्या को कम से कम किया जा सके और लक्षित लोगों तक पीडीएस प्रणाली के जो भी फायदे हैं पहुँचाया जा सके। उसके बाद यहाँ पे शुष्क भूमि का प्रयोग, ध्यान से देखते चलिए शुष्क भूमि का यहाँ पे प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। तो शुष्क भूमि का जो प्रयोग है बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो फसल चक्र का प्रयोग करके, फसल का जो चक्रीय जो प्रवाह होता है, मौसम के अनुसार पानी के अनुसार फसलों को यहाँ पे रोपा जाए, तभी जाके यहाँ पे मिट्टी में नमी की मात्रा यहाँ पे बरकरार रहेगी। अदरवाइज सोचिए समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे ठीक है, इसका बेहतरीन तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। शुष्क भूमि का अगर प्रयोग करना है तो इस तरह का चीज़ों को एडॉप्ट करना होगा। ये नहीं कि अब शुष्क भूमि है तो अचानक उसमें कमर्शियल फसल ही डाला जाए, जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे सूखे को कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं को चलाया जा रहा है। जैसे कि नंबर 1 योजना है यहाँ पे सौर सिंचाई योजना, सौर सिंचाई योजना। जहाँ भी ठीक है सूखे की समस्या है वहाँ पे सौर सिंचाई योजना के तहत इसमें छोटे छोटे जो सोलर पैनल का सेट दिया जा रहा है, पूरा सेट होता है, उसमें छोटा छोटा पंप सेट इसमें लगा होता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पे बिजली की अनुपस्थिति में भी पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पानी के आवश्यकता को आप पूरा किया जा सकता है। छोटे किसानों वगैरह को ठीक है बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क का जो भी यहाँ पे प्रोविज़न है, ध्यान रखिएगा इसको लागू करना। 2015 से लेकर 30 तक का जो भी लक्ष्य है कि आपदा को किस तरीके से यहाँ पे मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे कम किया जाए, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका जो भी प्रोविज़न है इसको अप्लाई करने का, तभी जाके पूरी तरीके से कारगर यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क को यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। खासकर जो बिहार में इम्पोर्टेंट जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है जैसे कि मुंगेर है, नवादा है, गया है, यहाँ पे बड़ी तेज़ी से लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी जाके ये बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है। प्रशासन भी यहाँ पे इसको बहुत हद तक ठीक है कंट्रोल कर सकता है। इसी सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत माना जाता है कि 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एक तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा पुनर्प्राप्ति, पहले वाले स्टेज में लाना, ठीक है, अर्थात आपदा से पहले वाला स्टेज में। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पुनर्वास, इंस्टेंट, इसकी बहुत ज़रूरत होती है पुनर्वास की, इंस्टेंट रिलीफ। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पुनः निर्माण, पुनः उसको क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। और इन सारे चीज़ों के लिए अभी के ठीक है G7 देशों के द्वारा यहाँ पे 2021 में एक बहुत अच्छा पहल किया गया है, जिस पहल का नाम है बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर, जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा बिल्ड बैक बेटर। इसमें इन लोगों ने बोला हुआ है कि देखो हम 2035 तक जिन देशों की आय बहुत कम है, मध्यम आय है, ठीक है, जीडीपी बहुत अच्छा नहीं है, उन देशों को हम लोग यहाँ पे इसके लिए बिल्ड बैक बेटर के लिए मदद करेंगे। 2035 तक इन लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है $40 ट्रिलियन का, बहुत बड़ी राशि होती है। लेकिन देखिए ये लोग की ठीक है खर्च कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। वादा सपना लोग बहुत दिखाता है लेकिन पूरा नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पे उपाय को लगाया जा सकता है, जैसे कि अभी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सूखा आकस्मिक योजना के तहत ठीक है एक चीज़ चलाया हुआ है, जिला आकस्मिक योजना। जिला आकस्मिक योजना तैयार किया है, जिला कृषि है, ठीक है, जिला कृषि आकस्मिक योजना, इसी को बोला जाता है DACP,
ध्यान रखिएगा, DACP, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कैजुअल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कैजुअल प्रोग्राम। इसी के तहत यहाँ पे ठीक है अभी कृषि का खासकर जो सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है, हर हाल में यहाँ पे ठीक है मदद का या फिर उपाय का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि बिहार के कुछ जिलों में इसको लागू भी किया जा रहा है, जैसे कि पटना हो जाएगा, पटना के साथ साथ यहाँ पे बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समस्तीपुर। ऐसे 4-5 जिलों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा DACP यहाँ पे लागू कर रहा है। ठीक है, मैंने DACP लागू किया जा रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि DACP क्या है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे DACP अगर देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, अर्थात संस्थानों के माध्यम से जितना हो सके सूखा को कम किया जा सके यहाँ पे। और DACP है यहाँ पे ठीक है जो सहयोग ले रहा है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का सहयोग ले रहा है। यहाँ से पूरा डेटा DACP को मिल जाएगा और फिर ये जो DACP है जो डेटा शेयर करेगा राज्य सरकारों से, नाम ही ठीक है DACP, जिला आकस्मिक योजना, जिला स्तर पे ये जो भी डेटा होगा राज्य सरकारों को शेयर करेगा और फिर राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पे जो भी योजना यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये कह सकते हैं कि प्रयास है ये भी। पूरा DACP है राज्य सरकारों को मानसून के बारे में जानकारी दे देगा, शुष्क दौर आएगा उसके बारे में जानकारी दे देगा। ठीक है, कोई भी समस्या है एग्री भूमि वगैरह है मौसम संबंधी, ठीक है, तो ये बहुत हद तक उसको रिजल्व आउट करने का प्रयास करेगा ही करेगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ठीक है पूरा का पूरा देखेंगे यहाँ पे, तो तहसील से लेके तहसील हो जाएगा, ब्लॉक, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सारे ही जगहों पे यहाँ पे सूखा प्रबंधन के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने का भी प्रयास कर रही है या फिर अपेक्षा की जाती है कि इसको यहाँ पे करे ही करे। जब तक वैकल्पिक ऑप्शन को ना रखा जाए तब तक समस्या होगा ही होगा। इसके अलावा एक और चीज़ और है यहाँ पे ATMA का प्रयोग, ये भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में इसको समझ सकते हैं। इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सतत कृषि विकास के लिए कृषि गतिविधियों में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ATMA, ध्यान रखिएगा ATMA। ठीक है, कुल मिला के यही सारी बातें था। अब लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष के रूप में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं निष्कर्ष के रूप में बताने की कोशिश करना है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी डेटा दिया जा रहा है उसको बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे ठीक है हर हाल में इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। चाहे वो दीर्घ हो, मध्यम हो, लघु हो, जो भी पूर्वानुमान वगैरह इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जा रहा है उसका यहाँ पे लाभ उठाना चाहिए। जो भी चेतावनी दिया जा रहा है उसकी निगरानी करना चाहिए। इसके अलावा मानसून वगैरह जब आ रहा है यहाँ पे, मानसून वगैरह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, या फिर मानसून को मौसम की शुरुआत से ही जो जल प्रबंधन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, जल प्रबंधन किया जाए, जैसे कि पारंपरिक वर्षा जल प्रणाली हो गया, नदी नाला तालाब, सबको यहाँ पे बेहतरीन करने का यहाँ पे प्रयास करना ही करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है वैकल्पिक खेती, ध्यान रखिएगा, वैकल्पिक खेती या शुष्क खेती की यहाँ पे तलाश की जानी चाहिए, जहाँ पे कम से कम पानी में अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पे हो सके। और वैकल्पिक कृषि के रूप में यहाँ पे बीज हो गया, ठीक है, बीज के साथ साथ खाद, पानी सब यहाँ पे ज़रूरी है। इसमें प्राइमरी चीज़ है यहाँ पे बीज, ठीक है, जो भी बहुत अधिक जो जल की दक्षता, ध्यान रखिएगा, जल की दक्षता जहाँ पे शानदार तरीके से मैनेजमेंट हो सके, कम से कम पानी में प्रोडक्शन हो सके, वैसे फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि दाल होता है, तिलहन, मक्का, आलू, ये सब बहुत कम, ठीक है, पानी में यहाँ पे हो सकता है। अब ये सारे अगर उपाय को अपनाया जाएगा तो उत्तर बिहार के लोग यहाँ पे तिलहन देंगे, दाल देंगे, दक्षिण बिहार के लोग उत्तर भारत से फिर आसाम आसानी से चावल वगैरह, व्हीट, गेहूँ वगैरह यहाँ पे आ सकता है। तो एक बैलेंस स्थिति यहाँ पे बनी रहेगी, कम से कम बिहार का पैसा बाहर नहीं जाएगा। तो कुल मिला के इन सारी ही बातों को आपको यहाँ पे बता देना है कंप्लीट। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड जय हिंद।